हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज हम आपकी लोकतांत्रिक राजनीति की जो पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का परिचय जानते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वे मुक्त नहीं रह सकते। लोकतंत्र में अमूमन हितों और नजरियों का जो टकराव है वो चलता रहता है। हितों और नजरियों के इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों और संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके यानी दबाव समूह और आंदोलनों की चर्चा करेंगे। इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे, जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने यानी राज्य सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की गई है। तो चलिए बात करते हैं नेपाल और बोलीविया में जनसंघर्ष। क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है? हमने इसके बारे में पिछले साल कक्षा 9 की पुस्तक के पहले अध्याय में जो है वो पढ़ा था। यह कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती है। आइए इस तरह की दो हालिया घटनाओं के बारे में पढ़ें और जानें कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। आत्यांतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। तो संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया और इसे माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो गए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर आ गए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सकी। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अड़िग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीके पर एसपी और माओवादियों के बीच सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहाँ एक नई संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बात करते हैं बोलीविया का जल युद्ध। नेपाल और पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना और उनके पुनरुद्धार की बातें बताती हैं, लेकिन जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जनसंघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। बोलीविया लातीनी अमेरिका
यानी कि लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। सरकार ने कोचबंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार जो है वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया में लोगों की औसतन आमदनी 5000 रुपये महीना है। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त जनसंघर्ष भड़क उठा। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकर ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और फिर हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति द्वारा नगरपालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना गया। बात करते हैं लोकतंत्र और जनसंघर्ष। इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलीविया के जनसंघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलीविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर जो है वो अलग अलग थे। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है। ये दोनों कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण हैं। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं ने राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। अगर आपको कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय की याद हो तो आप पहचान जाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। इस तरह हम उन 2 उदाहरणों से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष न हो, फिर भी इसे अपवाद भी कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता के हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो अथवा वहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होती है। संभव है कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, लेकिन जब विवाद ज़्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं इस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं न कहीं ज़रूर मौजूद है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल हैं। बात करते हैं लामबंदी और संगठन। आइए हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरफ लौटें और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते ये संघर्ष जो है वो सफल हुए। हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी कि एसपीए ने किया था। इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे, लेकिन इस जनसंघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। नेपाल के जनसंघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन भी शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठनों मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर
नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों ने, एक संघ कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोचबंबा विश्वविद्यालय के छात्रों और शहर की बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। सन 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई। इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है, लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता। संभव है नागरिक की इच्छा न हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी कि उसे ज़रूरत न महसूस होती हो। संभव है उसके पास इसके लिए ज़रूरी कौशल का अभाव हो और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नज़रिए का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नज़रिए को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ कर सकते हैं। इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। दबाव समूह और आंदोलन। तो बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने और उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातें से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्यवाहियों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार में सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने की बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाव समूहों के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, न कि दबाव समूह पर। बात करते हैं वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और पेशेवरों, वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी का कल्याण करना होता है। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के ही हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये संगठन सर्व सामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी होती है। संभव है ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता हो उससे इसके सदस्यों को कोई लाभ न हो। बोलीविया का फेडेकोर नाम का जो संगठन था ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। नेपाल के मामलों में हमने देखा कि वहाँ मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की थी। हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था। इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों का नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्यों को साधने के लिए आगे आए जिसमें बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता हो। उदाहरण के लिए बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन,
का नाम लिया जा सकता है। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। बात करते हैं आंदोलनकारी समूह। दबाव समूह के साथ किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल होते हैं या शामिल रहते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलनों का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। इसने सभी बड़े बांधों और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलनों के बरकस उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं, जिनके एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलनों की मिसाल है। ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं। इनके सबके संगठन अलग अलग हैं। नेतृत्व भी अलहदा है और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझीदार हैं और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला ढाला सा सर्वसमावेशी संगठन होता है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट ऐसा ही संगठनों का संगठन है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। यह संगठन अपने देश में अनेक जनांदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं? दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। ये भी हम बात करेंगे कि कैसे दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर असर डालते हैं। तो दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुँचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलनों की एक राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से होती है। ऐसे दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। सन 1930 और 40 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले। डीएमके और
AIADM के जैसी पार्टियों की जड़ें इन समाज सुधार आंदोलनों में ढूंढी जा सकती हैं। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, दोनों परस्पर विरोधी पक्ष होते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूहों ने नए नए मुद्दे उठाए और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूहों से आते हैं। क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? तो शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। संभव है कि दबाव समूह और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन न मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो और इनके बूते अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाएं। लेकिन थोड़ा संतुलित नजरिया अपनाएं तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूह और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र के लिए कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है, लेकिन जनसाधारण के हित समूह और आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों और सरोकार से सरकार को अवगत कराते हैं। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से न बनाई जाए। सरकार को भी ऐसे में पता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना जो है वो संभव होता है। चलिए आगे कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो कि हम एक PDF के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक अंक वाले यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो देख लेते हैं। प्रश्न पहला, बोलीविया का जल युद्ध निम्न में से लोगों का संघर्ष था। कौन से लोगों का संघर्ष था? बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ, लोकतंत्र को कायम करने के खिलाफ, पर्यावरण को या वैश्वीकरण के समर्थन में। तो ये बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ था, ये हमने पढ़ा था अध्याय में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, सन 2006 के अप्रैल महीने में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो नेपाल में जो हुआ वह तो लोकतंत्र कायम करने का था। आगे बात करते हैं, नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? तो नेपाल में 1990 ईस्वी में लोकतंत्र स्थापित हुआ। उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? तो ये जो होते हैं ये दबाव समूह होते हैं। उन संगठनों को क्या कहते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने हों? तो हित समूह कहते हैं। जन संघर्ष प्रजातंत्र के कामकाज का अभिन्न अंग है। निम्नलिखित में से इस कथन का समर्थन कौन करता है? बोलीविया के जल निजीकरण के विरुद्ध जनसंघर्ष, नेपाल में राजकीय परिवार में रहस्य नरसंहार, ये कोई ऐसा नहीं समर्थन करता। तत्कालीन राजा द्वारा संसद को भंग करना, ये तो ऑपोजिट ही हो गया। नेपाल में माओवादियों का उद्भव, तो ये भी नहीं है। तो इसका अभिन्न अंग है किसका? जनसंघर्ष प्रजातंत्र का या प्रजातंत्र के कामकाज का। तो इसका सही जो समर्थन है वो ऑप्शन 1 करता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जन आंदोलन की एक विशेषता है? जन आंदोलन यह चुनाव में भाग नहीं लेती, इसका एक मजबूत संगठन होता है, इसका कमजोर संगठन होता है और इसमें निर्णय निर्माण बहुत औपचारिक और दृढ़ होता है। तो ये नहीं होता, इसका संगठन ज़्यादा मजबूत भी नहीं होता और चुनाव में ज़रूरी नहीं है कि ये भाग ले और ना भी ले, तो ऐसा हम कोई भी डिसीजन नहीं निकाल सकते। तो अक्सर ये देखा जाता है कि इसका संगठन कमज़ोर होता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनहितकारी समूह का उदाहरण है? जनहितकारी समूह तो पिछड़ा और अलग समुदाय कर्मचारी संगठन बामसेफ इसका उदाहरण, ये हमने साफ साफ पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं, फेडेकोर क्या था? तो यह बोलीविया की एक राजनीतिक पार्टी थी। यह बोलीविया के दलों का एक समूह था। यह इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। यह लोगों का गठबंधन था। तो यह हमने साफ साफ पढ़ा था वहाँ पर कि यह संगठन जो है वो इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत जो स्थानीय कामकाजी लोग थे वो शामिल थे। आगे बात करते हैं,
नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन और बोलीविया जल युद्ध के बीच क्या समानताएं थी? जनता की लामबंदी। तो आगे बात करते हैं, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? तो देखिएगा, राजनीतिक दल जो हैं वो सरकार के प्रत्यक्ष भागीदार होते हैं, जबकि ये प्रत्यक्ष भागीदार नहीं होते हैं। राजनीतिक दल पूरी तरह संगठित होते हैं, बल्कि दबाव समूह का संगठन ढीला ढाला होता है। इनका विस्तार क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होता है, लेकिन इनका प्रभाव तो बहुत सीमित होता है, और ये इनका जो लक्ष्य होता है वो लंबी अवधि का होता है राजनीतिक दल का, तो लेकिन दबाव समूह का जो लक्ष्य होता है वो छोटी अवधि वाला होता है। दबाव समूह क्या है, उदाहरण देकर बताओ। तो देखिए, दबाव समूह जो है वो लोगों का ऐसा समूह है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जैसे किसान संघ, अध्यापक संघ, छात्र संगठन, व्यापारी संघ। तो ये कुछ इनके उदाहरण दिए गए हैं। बात करते हैं आगे, हित समूह के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। हित समूह क्या करते हैं? जनमत का निर्माण करते हैं, हड़तालों और प्रदर्शनों की व्यवस्था करते हैं और निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। बात करते हैं आगे, नेपाल और बोलीविया के जन संघर्षों की 2 समानताओं और 2 असमानताओं को बताइए। तो समानताएं देखिए, ये दोनों लोकतांत्रिक आंदोलन थे, ये दोनों जो है वो संघर्ष, इन दोनों के जो है वो सफल रहे। ये दोनों पूरे देश में लोकतंत्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, लेकिन ये दोनों राजनीतिक संघर्ष के उदाहरण थे, ये भी हमने देखा। लेकिन असमानताएं क्या थी? नेपाल में संघर्ष देश की राजनीति के आधार पर था, लेकिन बोलीविया का संघर्ष किसी एक विशेष नीति से संबंधित था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है और इसका महत्व बताइए। देखिए, इसमें राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने कार्यक्रमों, नीतियों और उद्देश्यों का विवरण रहता है। क्या होता है कि चुनाव से पहले एक चुनाव घोषणा पत्र जो है बनाया जाता है, जिसमें कोई राजनीतिक पार्टी, जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टी है ए, वो अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण इसमें प्रस्तुत करती है कि हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे तो हम कौन कौन से कार्य करेंगे। यानी जो चुनावी वायदे होते हैं वो यहाँ पर इसमें डाले जाते हैं। इसके द्वारा किसी दल की आंतरिक और बाहरी नीतियों का पता चलता है। चुनाव पश्चात किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी जाती है। इसमें वर्णित कार्य कराने के लिए जनता सरकार पर दबाव डालती है। अगला प्रश्न है, कोई मत कब अवैध हो जाता है? तो मतदाता मतपत्र में किसी जगह अपने हस्ताक्षर अगर कर दे, ठीक है, तो वह अवैध हो जाता है। मतपत्र को फाड़ दे तो भी हो जाता है। मतपत्र या ईवीएम पर किसी प्रकार का निशान न लगाए। जब मतदाता का एक से ज़्यादा प्रत्याशियों पर निशान लगा दे तो ये सब अवैध माना जाता है। दबाव समूह राजनीति पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? तो देखिएगा, दबाव समूह में शामिल लोग प्रत्यक्ष रूप से तो चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित जरूर करते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवारों की मदद करते हैं। ये सरकार पर दबाव डालने के लिए धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, सभा का आयोजन करते हैं। ये अपने कार्यों के लिए जनता का समर्थन, सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। जन जन अभियान चलाना, जनसभा का आयोजन करना, ये सब कार्य करते हैं। और दबाव समूह और आंदोलन अपने संगठन के बड़े नेताओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनका प्रभाव बढ़ जाए। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। फेडेकोर, निर्वाचन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव याचिका, ये सब क्या होते हैं? तो देखिएगा, फेडेकोर जो है वो बोलीविया के समस्त हित समूह का एक संयुक्त परिसंघ है। निर्वाचन, मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, उसे निर्वाचन बोलते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो 18 वर्ष या अधिक के आयु के सभी नागरिकों को सरकार जो है वो निर्वाचन में मत का अधिकार देती है, तो उसे ही जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। चुनाव याचिका क्या होती है? तो चुनाव के वक्त गलत तरीकों का प्रयोग करके मतदान को प्रभावित करने पर किसी भी सदस्य द्वारा न्यायपालिका में चुनाव याचिका प्रस्तुत की जाती है, जिसका न्यायालय परीक्षण करता है, तो इसे ही चुनाव याचिका कहते हैं। चलिए, इसी के साथ ही हमारा जो अध्याय है वो पूरा होता है और अगले अध्याय के लिए मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।